व्लादिमीर पुतिन की प्रचार मशीन आधिकारिक रूप से बिखर रही है। उस युद्ध को ठीक 4 साल हो चुके हैं जो सिर्फ 3 दिन चलने वाला था। भारी सैनिक नुकसान ने आखिरकार क्रेमलिन की कहानी को तोड़ दिया है और अब रूसी सरकारी टीवी खुलेआम उस बात पर चर्चा कर रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस युद्ध को हारना, कत्लेआम को छुपाने के लिए बेताब शासन हमले के लिए नए नए बहाने बनाकर इतिहास को पागलों की तरह फिर से लिख रहा है। इसी दौरान सैन्य कमांडर अपने ही नए सैनिकों को सचमुच यातना देने तक उतर आए हैं, यहां तक कि उन्हें अंग विच्छेदन तक कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें आत्मघाती हमलों के लिए मजबूर करने के लिए। इस 4 साल की तबाही की सच्चाई आखिरकार मॉस्को तक पहुंच रही है और पुतिन अंदर तक डरे हुए हैं। अब इससे पहले कि हम देखें कि रूस इस आक्रमण के बारे में इतिहास को कैसे फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है, पहले यह देखें कि रूसी टीवी अब खुलेआम इस युद्ध को हारने की बात क्यों कर रहा है। इस क्लिप को ध्यान से सुनिए। यह हमारे इतिहास का कठिन समय, एक पवित्र युद्ध है। यह हमारे इतिहास का एक कठिन दौर है। यह एक पवित्र युद्ध है और हमें इसमें जीत हासिल करनी ही होगी। अगर हम नहीं जीतते तो दुनिया ही नहीं बचेगी, क्योंकि रूस के बिना हमें ऐसी दुनिया की जरूरत ही क्या है। 4 साल और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम अपने सर्वोच्च कमांडर इन चीफ व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन द्वारा निर्धारित और तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। कमांडर इन चीफ पुतिन व्लादिमीर व्लादिमीरोविच। यह बताना जरूरी है कि यह क्रेमलिन नियंत्रित टीवी है। वही चैनल जो 4 साल से इस युद्ध को एक गौरवशाली अभियान बता रहे थे, अब खुलेआम हार की चर्चा कर रहे हैं। रूसी टीवी पर यह सब अचानक नहीं होता, सब कुछ स्क्रिप्टेड और क्रेमलिन द्वारा मंजूर होता है, इसलिए इसे क्रेमलिन टीवी कहते हैं। लेकिन हारने की बातें प्रसारित करना दिखाता है कि क्रेमलिन जनता को इस संभावना के लिए तैयार कर रहा है या उनकी प्रतिक्रिया देख रहा है। 4 साल सब कुछ योजना अनुसार चला, अब ऐसा हो गया। युद्ध बढ़ने के साथ इसे शुरू करने के कारण भी बदल रहे हैं। रूसी झूठों का हिसाब रखना अब और मुश्किल हो रहा है। क्या ये नाटो के कारण था? क्योंकि नाटो ने अब सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि वे यूक्रेन को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, या फिर ये रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की रक्षा के लिए था। क्योंकि पुतिन खुद अब उन्हीं शहरों पर गोलाबारी कर रहे हैं जहां रूसी भाषा बोलने वाली आबादी रहती है, उनके घरों को तबाह कर रहे हैं। अब ये पवित्र युद्ध इसीलिए है क्योंकि सब रूस पर हमला करना चाहते थे। लगता है ये नया बहाना है क्योंकि पुराने अब नहीं चलते। सुनिए। वे डोनबास पर ही नहीं रुकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रीमिया अगला था। उन्होंने सिर्फ क्रीमिया और कुबान ही नहीं, वहां के नक्शे भी ले लिए। मैंने खुद कुछ चीजें देखी जो मारियोपोल में वहां के बेस पे मिली थी। देख सकते हैं कि वे काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वे नाटो की जानकारी पर काम कर रहे थे। रूसी प्रचारक इसे निवारक आक्रमण बताकर कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस पर हमला कर क्रीमिया और कुबान पर कब्जा करना चाहता था, तो रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा ताकि यूक्रेन रूस पर हमला न कर सके। यह बहाना चौथी वर्षगांठ पर ही सामने आया है और इससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्यों, अभी क्यों? जवाब साफ है, पुतिन को अब नई कहानी चाहिए क्योंकि पुरानी अब नहीं चल रही। लेकिन समस्या यह है कि यह कहना कि यह हमेशा से लंबी जंग थी सही नहीं है। हमारे पास इसका सबूत है और ये सबूत हमें उन रूसी सैनिकों की लाशों से मिला जो कीव के ठीक बाहर मारे गए थे। सुनिए। मैं हथियार उद्योग में काम करता हूं और मैंने बहुत सारी जबरदस्त चीजें देखी हैं। मैंने वो चीजें देखी हैं जो अमेरिका बना रहा है, जो मैं खुद बना रहा हूं। मैं रूस और चीन के बहुत से हथियार सिस्टम से वाकिफ हूं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं। चीन और रूस जो कुछ कर रहे हैं उसमें से कुछ चीजें तो वैसी ही हैं जैसी अमेरिका कर रहा है, जैसे कि साइंस फिक्शन। मैंने निष्कर्ष निकाला कि उनका सबसे बड़ा हथियार बम, मिसाइल या ड्रोन नहीं है। उनकी क्षमता है कि वो मीडिया, प्रोपेगेंडा और सरकारी दबाव से लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे यूक्रेन में हुआ। बहुत सारे रूसी जो शुरुआती दिनों में यूक्रेन में लड़ने गए थे, जब उन्होंने पहली बार हमला किया था, उन्हें बताया गया था कि यूक्रेन के लोग आजाद होना चाहते हैं, तुम्हें हीरो माना जाएगा। वे लोग चाहते हैं कि रूस उन्हें बचाए और फिर एक करे। युद्ध के दौरान यूक्रेन में मैंने हेलीकॉप्टर का मलबा देखा। वो एक अटैक हेलीकॉप्टर था जो निजी एयरोस्पेस कंपनी के एयरफील्ड पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे मार गिराया। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाए जिसमें
जिसमें वे पोलो शर्ट में पार्किंग में हेलीकॉप्टर गिरा रहे थे और पायलट का गो बैग दिखाया जिसमें इमरजेंसी चीजें थीं। उसमें 3 या 4 दिन का पानी था, 3 या 4 दिन का खाना था, एक और फ्लाइट यूनिफॉर्म था, उसकी ड्रेस यूनिफॉर्म और ड्रेस शूज थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये एक 5 दिन का सैन्य ऑपरेशन होने वाला है, परेड भी होंगी। तो ड्रेस यूनिफॉर्म एंड 50 कंडोम। उसे लगा महिलाएं उस पर फिदा होंगी और युद्ध के बाद जश्न के लिए 50 कंडोम चाहिए होंगे। वाह! मेरे लिए यह दिखाता है कि यह आदमी कितना ब्रेन वॉश था। हेलीकॉप्टर पायलट शायद सबसे पढ़े लिखे लोगों में से था। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि वो उन्हें आजाद कराए और वे उसे देखकर इतने खुश होंगे कि ड्रेस यूनिफॉर्म और 50 कंडोम लेकर जा रहा था। यूक्रेन की राजनीति को लेकर आपकी राय कुछ भी हो, वो असलियत नहीं है। इसी कारण मुझे चिंता है कि चीन ताइवान पर हमला करेगा तो ऐसी ही कहानी गढ़ेगा। वो लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि ताइवान फिर से एक होना चाहता है और तुम अच्छा मकसद लेकर लड़ रहे हो। जब आप उन रूसी सैनिकों के उपकरणों की जांच करते हैं जो उनकी मौत के वक्त उनके पास थे, तो उससे साफ पता चलता है कि उनकी योजना क्या थी। वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, वे परेड के लिए तैयार थे। हल्का सामान, ड्रेस यूनिफॉर्म और महीनों का नहीं, बस कुछ दिनों का राशन लिए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि हफ्ते के अंत तक वे कीव में मार्च करेंगे। अब जब मैं यह बात उठाता हूँ, मेरी टिप्पणियों में रूसी बॉट्स आकर इसे अमेरिकी प्रोपेगेंडा बताते हैं और फिर और भी रूसी बॉट्स आते हैं और वीडियो को डाउनवोट करते हैं। इसलिए अगर आप 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो यह एल्गोरिदम में हमारी बहुत मदद करता है। अब मैं रूसी बचाव को गलत साबित करूंगा। रूसी कहते हैं कि ये अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, जबकि असल में उन्होंने कभी परेड यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो चलिए मैं आपको वही कहानी रूसी पक्ष से दिखाता हूं, क्योंकि हमारे पास उसका भी सबूत है। हमारे पास रूसी सैनिकों के कॉल रिकॉर्ड हैं जो आक्रमण से कुछ दिन पहले कीव में कॉल कर 24 फरवरी के लिए टेबल बुक करना चाह रहे थे। उनके लिए यह मजाक था। वे यूक्रेनियों को जताना चाहते थे कि कुछ ही दिनों में कीव में होंगे। बस सुनिए। नमस्कार। Two Rabbits Restaurant, how can I help you? नमस्ते। हम 23 फरवरी को टेबल बुक करना चाहते हैं। 1 मिनट में बुकिंग नोट करती हूँ। पक्का नहीं है कि हम 23 तारीख को आ पाएंगे, शायद इसकी जगह 24 तारीख को आएं। हम तुला से हैं, पता नहीं समय पर पहुंचेंगे या नहीं। 23 तारीख को आप अपनी आने का समय क्या सोच रहे हैं? करीब 4 बजे सुबह। 4 बजे सुबह। बहुत बढ़िया। बुकिंग किस नाम से होगा? पूरी 106वीं डिवीजन के लिए। सच में? आप लोग कितने हैं? मैं सच कह रहा हूँ, पूरी डिवीजन। मैं सच कह रहा हूं, हम करीब 1500 लोग हैं। करीब 1500। क्या आप हमारा इंतजार कर रहे हैं? रूस सच में मानता था कि यह युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, और अब 4 साल बाद रूस को इस युद्ध के लिए मरने को तैयार लोग नहीं मिल रहे हैं। आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। पिछले 2-3 महीनों से रूस के मोर्चे पर जितने सैनिक मारे जा रहे हैं, उससे कम सैनिक वे अपने देश में भर्ती कर पा रहे हैं। मरने वालों से कम लोग सेना में शामिल हो रहे हैं। सेना सचमुच सिकुड़ रही है। रूस ने अब कौन सा तरीका अपनाया है? झूठ बोलना। इस बार दुनिया से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों से। देखिए मैं किस झूठ की बात कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ एक साथी है। मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, नोवाया जेमालिया में एक कॉन्ट्रैक्ट। ये रूसी संघ में एक द्वीप है, बस वहां कार मैकेनिक, वेल्डर या तकनीशियन बनना है। ये बस एक रोटेशन वाली चीज होगी। कॉन्ट्रैक्ट रक्षा मंत्रालय के साथ साइन हुआ, कोई बिचौलिया नहीं था। शुरुआत में उन्होंने साइन करते ही 1,50,000 रूबल और कौमी गणराज्य से 3 लाख रूबल, साथ ही 1 साल तक हर महीने 60,000 रूबल देने का वादा किया था। हम सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाली ट्रेन में बैठे। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर हमें वर्दी में कुछ लोग मिले जिन्होंने ओरल ट्रक की ओर इशारा किया। हम सब उसमें बैठ गए और जो लोग वहां थे उन्होंने कहा, कौन सी नोवाया जेमालिया? हम बेलगोरोड जा रहे हैं, खार्कीव की तरफ। हम सब बेशक हैरान रह गए थे, बहुत हैरान रह गए थे। लगभग सभी ने स्थिति को स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि शायद हम वहां तकनीशियन होंगे। हम तकनीशियन होंगे। हमारे बारे में फैसला किया गया है और हमें ले जाया गया है। हमें नियुक्त कर शेबेकिनो शहर ले जाया गया, जहां एक प्रमुख कमांडर ने कहा कि हम या तो हमलावर सैनिक होंगे या सैपर। वे रूसी लोगों को सेना के लिए अनुबंध साइन करने के लिए मनाने के लिए कहानियां बना रहे हैं। ऐसे पैसे का वादा कर रहे हैं जो कभी नहीं आते, और ऐसे बोनस जो रद्द कर दिए जाते हैं।
और जब ये झूठ काम नहीं करते तो वे जबरदस्ती करते हैं। मेरा अंदाजा है कि ये बस रूसी डीएनए है। मेरा मतलब ये है, मैं आपको बताता हूं कि उन रूसी सैनिकों के साथ क्या होता है जो आदेश मानने से इनकार कर देते हैं। अभी जिन सैनिकों की हमने बात सुनी, उनके अनुसार उसे हमला करने से इनकार करने पर पीटा गया, फिर एक गड्ढे में फेंक दिया गया और फिर बर्फीली ठंड में नंगे पांव एक पेड़ से बांध दिया गया। ठंड से उसके पैर इतनी बुरी तरह जम गए कि कई उंगलियां बिना बेहोशी के काटनी पड़ी। दूसरी कोशिश में वह भागने में सफल रहा। वह अभी आर्मेनिया में है, लेकिन अपहरण के डर से एशिया में कहीं और सुरक्षित जगह जाने की सोच रहा है। ज्यादातर रूसी सैनिक इतने भाग्यशाली नहीं होते, वे भाग नहीं पाते। उन्हें जबरन मोर्चे पर भेजा जाता है। उनके साथ क्या होने वाला है इस बारे में झूठ बोला जाता है और फिर ऐसे हमलों में झोंका जाता है जिनसे वे बच नहीं सकते। यही है 2026 की पुतिन की सेना। इस युद्ध में साफ दिखा है कि जब भी रूस मोर्चे पर फंसता है तो वो खासकर सर्दियों में यूक्रेनी नागरिकों पर हमले बढ़ा देता है। वे पावर प्लांट और हीटिंग सिस्टम को निशाना बनाते हैं ताकि यूक्रेनियों को ठंड में झुकने पर मजबूर किया जा सके। तापमान 0 से नीचे है। रूस लोगों को गर्म रखने वाले सिस्टम्स पर बमबारी करता है। लेकिन पुतिन एक बात भूल गए, जितना ज्यादा वह यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करते हैं उतना ही ज्यादा यूक्रेनी समाज एकजुट होता जाता है। जितना वे पीड़ित होते हैं उतना ही समझते हैं कि पुतिन के शासन में जीवन और खराब होगा। असल में यह यूक्रेन से नहीं बल्कि रूसी प्रचारकों से आ रहा है जो अब इसे टीवी पर स्वीकार कर रहे हैं। सुनिए। ध्यान रहे, यूक्रेन की इन सशस्त्र सेनाओं की दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई है। वे पहले की तरह ही ड्रोन बनाते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इन्हें असेंबल करने के लिए डीजल जनरेटर की जरूरत होती है। तो पावर ग्रिड बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यूक्रेन के परमाणु संयंत्र बिजली न बनाए, बंदरगाह काम कर रहे हैं, वहां बारूदी सुरंगें नहीं है, तो ऐसे हमलों का मकसद क्या है? कहा जाता है कि विशेष सैन्य अभियान सैन्य कला की किताबों में दर्ज होगा। हाँ, यह दर्ज होगा। यह इस बात का उदाहरण बनेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। यानी ये जो अभी यूं कहें तो ऊपरी अधिकारियों, उच्च समाज और उनके यूं कहें तो अभिजात वर्ग पर कोई असर नहीं है। ये अनिच्छा, ये जिद्दी अनिच्छा कि बिल्कुल भी लड़ाई न की जाए, या यूं कहें कि शासकीय संस्थाओं की व्यवस्था से ये आम तौर पर कायरता बनती जा रही है और साफ तौर पर यूं कहें तो नीचता भी। और मूल रूप से मौजूदा युद्ध के संदर्भ में यह सीधा अपराध है। अब मैं मूर्खों की आवाजें सुन रहा हूं। बेलगोरोद जम रहा है। आइए ओडेसा पर और जोर से वार करें, जिसने 2014 में नशेड़ियों से विद्रोह किया था। खारकीव, कीव पर भी वार करें, उन्हें जमने दें। तो खैर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे यूं कहें तो मूर्खों से, आप किसके लिए काम करते हैं? इन हमलों से किसे लाभ होगा? आखिरकार असलियत में नेतृत्व, दुश्मन का नेतृत्व तो अपने यूं कहें महलों में रोशनी और पानी के साथ गर्माहट में बैठा है, और इससे भी आगे वे खुश हो रहे हैं। जितना हम शहरों के जमने के जवाब में वार करते हैं, हम बेलगोरोद पर वार करते हैं, उतना ही हम जवाबी हमले को बढ़ावा देते हैं। और नतीजा क्या है? यूक्रेन में आम लोगों की भीड़। इसके उलट वे जाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकते नहीं हैं, या यूं कहें इस सरकार को हटाते नहीं हैं। इसके विपरीत उनकी नफरत रूसी संघ और महान रूसियों की ओर मोड़ दी जाती है, और वे इसका अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। ओह देखो, वे वही हैं। उनका प्रोपेगेंडा, जिससे वे अपनी कहानी कहते हैं, यही है कि रूसी मोर्चे पर कुछ नहीं कर सकते, और अब वे वहां बुजुर्गों, बच्चों और आम नागरिकों से लड़ रहे हैं। आप इस प्रोपेगेंडा को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल आप दुश्मन के नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं। क्या आप यह समझ नहीं सकते?